साउंड ओके है, जल्दी से वेरीफाई करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डायनेमिक लोड में। डायनेमिक लोड केस की डेफिनेशन लिख लीजिए। लोड वेरीज विथ टाइम। लोड टाइम के साथ वेरी करेगा, नजर आएगा, मतलब एकदम से लोड लगा दिया जाएगा, मतलब टाइम बीतेगा कम और लोड लगा देंगे पूरा। जैसे हमसे कहा गया 10 किलोन्यूटन का लोड लगाओ, तो कम समय में ही लोड लगा दिया। मतलब कैसे समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि टाइम बीता कम, लोड का चेंज आया ज्यादा। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये लार्ज होगा और निगलेक्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट निगलेक्टेड। या एकदम से लोड लगा दिया, पूरा 10 किलो न्यूटन जीरो समय में लगा दिया, थोड़े से समय में लगा दिया, या एकदम से लगा दिया, जीरो ही समय में लगा दिया। इस समय P अपॉन डेल्टा जो है इनफाइनाइट है, टाइम जीरो बीता, एकदम से लोड लगा दिया। तो ये सब आ जाएंगे किस कैटेगरी में? डायनेमिक लोड की कैटेगरी में। बना लीजिए इसको, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, मैं देता हूं, आप पहले इतना नोट कर लो। अच्छा, फोम के लोड ऐसे नहीं होंगे। जब भी मैं कहूंगा 10 किलोमीटर का लोड लगाया, ऐसे नहीं लगाया, ग्रेजुअली अप्लाइड लगाया, मतलब जो टॉपिक हो चुका है वही वाले लोड लगते हैं सोम में। हाँ, अलग से लिख के देगा इम्पैक्ट लोड लगाया, तब इसके बारे में सोचेंगे। तो डायनेमिक लोड का मतलब है कि लोड टाइम के साथ वेरी करेगा, मतलब लोड का चेंज सिग्निफिकेंट होगा टाइम के साथ। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, और भी कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जगह नहीं है तो मैं देता तीसरा। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। ऑल डन।
ठीक है, हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई एक ब्लॉक है, मासलेस है, मासलेस ब्लॉक के ऊपर से एक W वेट की बॉल एक हाइट से गिरा दी, इसके ऊपर एक हाइट से बॉल गिरा दी, दैट इज अगेन द इम्पैक्ट लोड। क्योंकि जब बॉल गिरेगी तो एकदम से लोड लग जाएगा, कितना, W। ठीक है, तो ये डायनेमिक लोड का मतलब जो लोड टाइम के साथ वेरी करे। तो जो मैंने तीनों एग्जाम्पल दिए ये इम्पैक्ट लोड में आएंगे। टेबल देखते रहना जो बनवाई थी। इम्पैक्ट लोड मतलब डायनेमिक लोड भी दो तरीके का होता है ना, इम्पैक्ट और दूसरा फटीग। तो अभी फटीग देखते हैं, पहले ये देख लो आप। तो ये तीनों एग्जाम्पल इम्पैक्ट लोड के हैं। ऑब्वियसली डायनेमिक लोड तो कह ही जाएंगे, लेकिन डायनेमिक में भी ये कौन सा वाला पार्ट है, इम्पैक्ट वाला। ये भी इम्पैक्ट लोड है, ऑल थ्री आर इम्पैक्ट लोड। ओके, अब अगर कोई कहे यहां पे निकालो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, तो स्ट्रेन एनर्जी में इम्पैक्ट लोड की वजह से निकालना है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो ये P का लोड है, ये डेल्टा आ गया, तो यहां तो P एकदम में ड्यू। ओके, अब अगर कोई कहे यहां पे ये डेल्टा आ गया, तो यहां तो P एकदम से लगा दिया और एकदम से डेल्टा आ गया। क्योंकि यहां पे वो इस तरह से नहीं बढ़ेगा ना लोड तो एकदम से लगा दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूं तो ये एरिया ले लूंगा, दिस होल एरिया। तो इस बार की स्ट्रेन एनर्जी में हाफ P डेल्टा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ट्राइंगल नहीं बन रहा। अगर अपने इस एग्जांपल को देखें तो स्ट्रेन एनर्जी का आंसर होगा P इंटू डेल्टा, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ड्राइव भी कर सकते हो, P डेल्टा का इंटीग्रल। अब P कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू डेल्टा, अगर ये वाले एग्जाम्पल की बात करी जाए। तो स्ट्रेन एनर्जी का ये एरिया वाला फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है ना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई कोई डाउट हो पूछते रहना।
आई बात समझ में? आ जाते हैं फटीग लोड पे। फटीग लोड कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? ये अरे जैसे मान लो ये डस्टर को मैं अपने हाथ में गिराऊं तो एक हाथ में इम्पैक्ट फील होगा, झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? और यहीं इस डस्टर को बहुत आराम से धीमे धीमे रख दूं तो इम्पैक्ट नहीं लगेगा। ऐसे गिराओगे इम्पैक्ट फील होगा। तो ये भी इम्पैक्ट लोड है। फटीग लोड पे आ जाओ। फटीग लोड क्या कहते हैं? फटीग लोड होता है साइक्लिक लोडिंग। फटीग लोडिंग की डेफिनेशन है लोडिंग एक्ट इन अ साइकिल। साइक्लिक लोडिंग, जैसे साइक्लिक लोडिंग क्या है कि स्ट्रेस टाइम के साथ टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो, टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो, साइक्लिक हो। साइक्लिक हो मतलब अपनी वैल्यू को रिपीट करे। जैसे प्लस में 100 मेगापास्कल है, फिर धीमे धीमे माइनस में 100 मेगापास्कल हो जाए या 50 हो जाए, फिर 100 हो जाए, फिर 50 हो जाए, मतलब अपनी वैल्यूज को रिपीट करे बार बार। सो लोडिंग एक्ट ऑन अ साइकिल। ये भी डायनेमिक लोड की कैटेगरी में आएगा। अब मैकेनिकल वाले इसको डिटेल में पढ़ते हैं फटीग लोडिंग को, क्योंकि उनकी मशीन कंपोनेंट, मशीन इंजन्स ये सब लगातार मूव करते हैं तो स्ट्रेसेस भी लगातार रिपीटेड आती हैं, साइक्लिक आती हैं। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिविल वालों में लोड फटीग थोड़ा ना होता है। बिल्डिंग में एक स्ट्रक्चर के ऊपर जनरली लोड स्टैटिक ही होता है। पर हमारा सब्जेक्ट तो सोम है, इसलिए हम मैकेनिकल वाले इसको पढ़ेंगे मशीन डिजाइन में, ठीक है। पर मैं इतना तो बता ही देता हूं कि फटीग लोडिंग, अंडर फटीग लोडिंग safety is defined by endurance strength। endurance strength से सेफ्टी बताई जाती है। और स्टैटिक लोडिंग में अंडर स्टैटिक लोडिंग safety is defined by yield strength, जो पढ़ चुके हैं। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सोम में फटीग लोड नहीं पढ़ना, इंपैक्ट लोड नहीं पढ़ना, ये सब पढ़ेंगे मैकेनिकल वाले। स्टैटिक लोड पढ़ना है सोम में।
और वो भी स्टैटिक में कौन सा वाला, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब मुझे बताओ क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्या क्या पढ़ लिया हमने? लाइव लोड पढ़ लिया, डेड लोड पढ़ लिया, स्टैटिक लोड पढ़ लिया, डायनेमिक लोड पढ़ लिया, डायनेमिक लोड के दोनों पार्ट समझ लिए, इम्पैक्ट लोड और साइक्लिक लोड। सेफ्टी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आने वाली स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। कल बताया था ना वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फटीग हमें पढ़ना नहीं है, पर ध्यान रखना फटीग में यील्ड स्ट्रेस का रोल नहीं होता है। फटीग में कौन सी स्ट्रेस का रोल होता है? एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस स्ट्रेस का रोल होता है, जो कि हमारा सिलेबस ही नहीं है, हमें थोड़ा ना पढ़ना है। पर इतना तो जान ही गए। चलो आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लोड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से तो याद करो, डायरेक्शन के हिसाब से टेबल देखते रहे ना। दो तरीके के लोड थे, नॉर्मल लोड और दूसरा है शियर लोड। ठीक है, पर इनमें आने के पहले हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। ऋषिकेश, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मैकेनिकल का टॉपिक है, तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कुछ होता होगा, क्या लेना देना हमको? उनका सब्जेक्ट अलग है, मशीन डिजाइन, उसमें पढ़ते हैं वो लोग। वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। जो पूछा जाए उस पर ध्यान दो। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब हम एक कंपोनेंट के बारे में समझ रहे हैं। कंपोनेंट को समझते हैं, कंपोनेंट में एक्सेस वगैरह डिफाइन करते हैं, कुछ चीजों को पहचानना सीखते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक बातों को मैं समझाता हूं, जिसे सब लोग बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट को बनाता हूं थोड़ा बड़ा करके। बहुत ध्यान से आराम आराम से सुनना एक एक चीज को। एक कंपोनेंट को बनाता हूं, थोड़ा सीधा बनाते हैं, या चलो डायरेक्टली बना देते हैं रेक्टेंगल। फिल नहीं करते हैं भाई। ठीक है, एक कंपोनेंट को बनाया मैंने। ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैंने बनाया, और इस कंपोनेंट को एक तरफ से कर दिया फिक्स। फिक्स क्यों कर दिया? फिक्स इसलिए कर दिया क्योंकि अगर फिक्स ना करते तो माय डियर हमारा सब्जेक्ट फिर मैकेनिक्स हो जाता। ये मैंने आपको कल बताया था कि हमारे सब्जेक्ट में हमेशा फोर्सेस बैलेंस होंगे, मोशन नहीं आएगा। अगर ये सब्जेक्ट में यहां फिक्स ना हुआ और तुमने P का लोड लगा दिया, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, मूव कर जाएगा बॉडी। F बराबर ma फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर ma मैकेनिक्स में लगाते हो, इसलिए हमारे सब्जेक्ट में बॉडी फिक्स होती किसी एक जगह से। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। ये है इसकी लेंथ। ठीक है,
और ये दिख रहा है इसका एरिया। तो इस चीज को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पूरा मैं हैच कर देता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये डस्टर है तो मैं इस एरिया को क्या बोलूंगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर आप कहोगे सर ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कई है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। जैसे मैं कहूं सर एक एरिया सर यहां दिख रहा है, थोड़ा कलर बदल के बनाता हूं। एक एरिया यहां दिख रहा है सर, इसे क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें तो इधर से लेके लास्ट तक नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन आर देयर। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसे भी कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। इधर और लास्ट वाले एरिया को भी कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब हर एक एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे। क्या पहली बात समझ में आई? अब हम क्या है एक्सिस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक्सिस। बहुत ध्यान सुनना, एक्सिस बना देते हैं। और हमने एक्सिस मान ली, यही मान लेते हैं 3D में कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये ऊपर जाने वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये बाहर जाने वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। बाहर जाने वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस मान ली मैंने। जैसे ये ब्लॉक है, कंपोनेंट है, तो ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। क्या ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ठीक है। फिर एक और चीज ध्यान रखना, एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं लिख भी देता हूं, एनी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस is known as x-axis. Similarly, any axis parallel to y-axis is known as y-axis. मतलब कोई भी लाइन जो x-axis के पैरेलल होगी, any axis parallel to z-axis is known as z-axis. मतलब समझो, अगर मैं कहूं इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का आप कहोगे सर ये भी एक्स एक्सिस है। मैं कहूं इस लाइन का नाम क्या है? आप कहोगे सर ये भी वाई एक्सिस है। और मैं कहूं इस लाइन का नाम क्या है? तो ये भी जेड एक्सिस है। मतलब जो एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो एक्स एक्सिस ही कहलाती, जो एक्सिस वाई के पैरेलल होती है वाई कहलाती, जेड के पैरेलल होती है जेड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अभी सुन लो फिर लिखाऊंगा मैं बढ़िया से। अच्छा, यहां पे ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहां पे जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी विड्थ मान लेता हूं मैं b है, और इसकी डेप्थ मान लेता हूं d है। तो इसके क्रॉस सेक्शन को यहीं बगल में बना दिया जाता है ऐसे। इस क्रॉस सेक्शन को उठा के यहां बगल में बना देते हैं। तो अच्छा, अगर इसको उठा के यहां बगल में बना दिया, मतलब ये चीज जो है इसको ऐसे लिटा दो साइड में। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। अगर यहां लिटा दिया तो देखो ये वाली एक्सिस का नाम बताओ, एक्स एक्सिस होगा। ये वाली एक्सिस का नाम वाई एक्सिस होगा, और जो आपकी तरफ आएगी उसका नाम होगा z एक्सिस। जो आपकी तरफ आएगी उसका नाम होगा z एक्सिस। ठीक है, तो पहले इतना बनाओ साफ साफ, फिर आगे की बात करते हैं। और दो साइन याद रखो, अगर ऐसे गोल करके कट बनाओ और ऐसे डॉट बनाओ तो इसका मतलब होता है इनसाइड प्लेन, इनसाइड द प्लेन। इसका मतलब है आउटसाइड ऑफ प्लेन।
तो सोचो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये डॉट बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ z। तो इसका मतलब है ये आपकी तरफ क्या आ रही है, z एक्सिस। जब भी इस तरह का बना हो साइन, समझ जाना वो चीज बाहर की ओर आ रही है आपकी तरफ। नोट करो, और यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को पूछो। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। साफ साफ बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना, और कोई डाउट हो तो पूछो। फिर लिखाने वाली चीजें मैं सारी लिखाऊंगा, डोंट वरी। अरे बताते भी जाओ कि क्लियर है कि नहीं है, तब तो आगे बढ़ें। कुछ पूछो या तो लिखो क्लियर है। नोट हो जाए तो मुझे बताओ जल्दी से। जैसे ही आप नोट कर लें मुझे बताएं। सारे पॉइंटों को मैं एक साथ लिखाऊंगा, पहले समझते जाते हैं, बाद में इकट्ठा लिख लेंगे। नोटेड, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि यहां एक नया टर्म डिफाइन करता हूं, CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। ठीक है,
सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का मतलब है कि कहां सेंटर होगा एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटर कहां होगा। तो अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हो तो आप कहोगे ये है सर सी जी। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये है सी जी। सोचो इस क्रॉस सेक्शन के लिए अपनी ये होगी एक्स एक्सिस, इस क्रॉस सेक्शन के लिए ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस। भाई जिस भी क्रॉस सेक्शन की बात करोगे वहां पे सेंट्रॉइड दिखा देंगे, वहीं पे एक्सिस बना देंगे। अब वो तो कोई एक एरिया चुनना पड़ेगा हमको। जैसे इस सेंट्रॉइड को हमने चुन लिया तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात, सी जी तो हम बता देंगे एरिया का। अगली इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी मैं एक्सिस वर्ड का इस्तेमाल करूं, कभी भी मैं एक्सिस लिखूं, अगर एक्सिस, तो इसका वेल नोन मतलब होता है कि एक्सिस इंफिनिटी तक होती है। मतलब जेड एक्सिस यहीं खत्म नहीं हुई, ये चली जाएगी कहां तक, इंफिनिटी तक। एक्स एक्सिस यहां खत्म नहीं हुई, चली जाएगी इंफिनिटी तक। तो एक्सिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्सिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। एक्सिस हमेशा इंफिनिटी तक होती, एक्सिस हमेशा इंफिनिटी तक होती। मतलब ऐसा नहीं एक्सिस यहां तक आई यहीं खत्म हो गया, एक्सिस का मतलब पूरा इंफिनिटी तक। ऐसे ही अगर मैं प्लेन वर्ड का इस्तेमाल करूं, प्लेन, प्लेन भी होता है, प्लेन भी होता है इंफिनिटी तक, टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे मैं कहूं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसी को इंफिनिटी तक फैला दूं चारों तरफ, मतलब यहां से भी इंफिनिटी तक, यहां से भी इंफिनिटी तक, ऊपर भी इंफिनिटी तक, नीचे भी इंफिनिटी तक, तो उसे कहूंगा मैं क्रॉस सेक्शनल प्लेन। अगर मैं इसको ही लिख देता हूं क्रॉस सेक्शनल प्लेन, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन लिख देता हूं, इसका मतलब हमें केवल इतनी जगह को नहीं देखना है, हमें चारों तरफ फैला देना है, इसको इंफिनिटी तक, इसको इंफिनिटी तक, ऑल अराउंड इंफिनिटी। मतलब जब भी प्लेन वर्ड का इस्तेमाल हो समझ लो इंफिनिटी तक, जब भी एक्सिस वर्ड का इस्तेमाल हो समझ लो वो दूर तक गई इंफिनिटी तक। क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा है तो केवल इतना सोचेंगे, एरिया को ही चारों तरफ फैला दो तो वो प्लेन बन जाता है। क्या ये भी बात समझ में आई आपको? लिख लो जो लिखना है, बाकी मैं सारे पॉइंट लिखाऊंगा अच्छे से, पहले समझाता जाता हूं। ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं स्टेटमेंट वाइज सब कुछ लिखवाऊंगा। बस मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर अगली बात पे आ जाते हैं। तो लोड को हमेशा मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये है लोड, पी का लोड लगा, एक फोर्स लगा दिया। फिर एक वर्ड आता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इसका भी मतलब है टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड लिख दिया जाए इसका मतलब है
लोड यहां लग रहा है लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां तक फैली हुई है, इन्फिनिटी तक, इधर भी मतलब दोनों तरफ, यहां भी लाइन ऑफ एक्शन। मतलब वर्डों को समझिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड का मतलब है उसको कहां तक फैला देना है, मन में या कॉपी में नहीं, मन में, इन्फिनिटी तक। मोहित, सीजी कैलकुलेट करने का एक अपना अलग चैप्टर है, और अगर सिमिट्री है, दिख नहीं रहा सिमिट्री है, तो सेंटर में ही होगा। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, तो इनके तो सेंटर में ही सीजी होता है ना। कुछ और होगा तो उसका एक अपना चैप्टर है, आगे पढ़ाऊंगा। सेंट्रॉइड फाइंड करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। सारे पॉइंटों को मैं अच्छे से लिखाता हूं, तब आगे की बात करते हैं। कंक्लूजन का पॉइंट नंबर 1, अब लिखेंगे कंक्लूजन। भैया प्लेन का मतलब क्या होता है और एक्सिस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि एक्स एक्सिस इतनी बनाई, इसका मतलब ये इतनी नहीं है, इसको इन्फिनिटी तक ले जाओ, इसको भी इन्फिनिटी तक ले जाओ, दूर तक फैला दो, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। जैसे मैंने कहा ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, इसको मैंने प्लेन बोल दिया, इसका मतलब ये प्लेन का मतलब है ये पूरा बोर्ड, ये सब इसी का प्लेन है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो लिखो तब और समझ में आएगा। लिखेंगे पहला पॉइंट, कंक्लूजन का पहला पॉइंट, कंक्लूजन का पहला पॉइंट, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू CG, एनी एक्सिस passing through CG is known as centroidal axis. Any axis passing through CG is known as centroidal axis. Any axis passing through CG is known as centroidal axis. तो देखो भाई, सेंट्रोइडल एक्सिस जो सेंटर से पास करे, कोई भी सेंटर देख लो, एक्स वाई और जेड तीनों सेंटर से पास कर रही, सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस। और एग्जाम्पल भी लिख दो, हमारे में एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, नंबर 2 पे आओ, नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 पे आइए, देखिए द सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्सिस, द सेंट्रोइडल एक्सिस x axis and y axis, the centroidal axis, x axis and y axis are parallel to cross sectional plane.
आर पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल प्लेन। तो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे एग्जाम्पल में देखो, एक्स वाली देखो इस नीले प्लेन के, प्लेन मतलब पूरा इनफाइनाइट तक फैला दो, पैरेलल है। वाई भी देखो इसके पैरेलल है, तो वाई भी क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल है, एक्स भी पैरेलल। लेकिन सोचो जेड इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर। जैसे ये है क्रॉस सेक्शनल प्लेन तो ये है जेड, जेड इज नॉट पैरेलल टू दिस बट दिस वन इज पैरेलल टू दिस। देखो इसी में समा गई, इसी में समा गई, ठीक है। अगला लिखो कंक्लूजन का पॉइंट नंबर 3, द सेंट्रोइडल एक्सिस जेड एक्सिस the centroidal axis z axis, the centroidal axis z axis is perpendicular to plane of cross section, is perpendicular to plane of cross section। तो जेड परपेंडिकुलर है। फिर एक नई बात जानते हैं, जो एक्सिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जैसे जेड वाली है, ठीक, अरे नाम ही तो है एक्स वाई जेड। अब जेड को मैं एक्स भी बना सकता हूं, वाई को जेड, नाम मुझे देने हैं ना, किसी को भी एक्स वाई जेड बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी एक्सिस क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर होती है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में जेड है, उसे हम लोग पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। और सेंट्रोइडल एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो क्रॉस सेक्शनल प्लेन के, उसे हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि वो लंबाई की भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि जो एरिया के परपेंडिकुलर है वो लेंथ के भी पैरेलल है। देखो 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 एग्जांपल में देखो, जो एरिया के परपेंडिकुलर है वो लेंथ के पैरेलल है। तो जेड एक्सिस के 3 नाम, पहला सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा पोलर एक्सिस, या तीसरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर है? लिख लो अगला पॉइंट नंबर 4, द सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, the centroidal axis which is perpendicular to plane of cross section or parallel to the length of member, parallel to the length of member is known as polar axis, is known as polar axis or longitudinal axis of the member। polar axis or longitudinal axis of the member, polar axis or longitudinal axis of the member। क्लियर है? ओके, अगले पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। जैसे 3 एक्सिस होती है ना, वैसे ही 3 प्लेन्स भी होते हैं। उन 3 प्लेन्स का नाम है वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। सो देयर आर 3 प्लेन्स इन द 3 डायमेंशन। सो लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इन 3D there are 3 planes, 3 प्लेन्स होते हैं और उसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और तीसरा है प्रोफाइल प्लेन। अब ये प्लेन कैसे पहचानोगे, कैसे नाम दोगे?
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को पहचानना बहुत आसान, जो अर्थ के पैरेलल हो। जो अर्थ के पैरेलल हो, जो पृथ्वी के पैरेलल हो, मतलब ये वाले प्लेन को, ठीक है। पर ये दोनों को पहचानना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आज सीख लोगे, आज की बात कठिन नहीं रहेगा। ये दोनों पहचाने जाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्यूअर डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन व्यूअर लोकेशन, मतलब कहां खड़े होकर देख रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब मैं अगर यहां खड़ा होकर किसी बॉडी को देख रहा हूं तो इन दोनों के आंसर बदलेंगे, और मैं अगर ऐसे खड़े होकर देख रहा हूं तो बॉडी को फिर से आंसर बदलेंगे। मतलब व्यूअर कहां खड़ा है उसके हिसाब से इनके नाम पड़ते हैं। जैसे व्यूअर जहां खड़ा हो, जो मान लो मैं यहां खड़ा हूं और फिर मैंने इधर देखा आपकी तरफ, तो ये जो सामने वाला प्लेन है, जो आंखों के ठीक सामने दिखता है, जो सामने वाली दीवार आपको दिखेगी, फ्रंट ऑफ द आई, जो आंखों के ठीक सामने होता है, उसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। अच्छा, अगर मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूं तो ये वाली दीवार वर्टिकल प्लेन है, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूं तो इधर वाली जो दीवार होगी वो वर्टिकल प्लेन कहलाएगी। व्यूअर की लोकेशन पर डिपेंड करता है। और ये साइड ऑफ द आई, मतलब अगर इधर खड़े होकर देख रहा हूं तो सामने वाली दीवार वर्टिकल प्लेन, ये साइड वाली दीवार प्रोफाइल प्लेन। लेकिन मैं इधर खड़े होकर देख रहा हूं तो ये वाली वर्टिकल प्लेन, ये वाली प्रोफाइल प्लेन। सुनो सुनो सुनो, लिखूंगा। अरे बेटा, इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। वहीं खड़े रहो जहां से देख रहे हो, आप ही देख रहे हो, मैं ऐसे देख रहा हूं ना, ऐसे देखा, ऐसे। तो देखो, अगर ऐसे देख रहे हो तो सोच लो, ऐसे देख रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल का प्लेन तो ये आया। तो क्या क्रॉस सेक्शनल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोफाइल प्लेन? आपके हिसाब से बता रहा हूं, आप जहां से देख रहे हो। सोचो सोचो, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, प्लेन लिखा है इस वाले को, मतलब प्लेन का तो इन्फिनिटी तक, ये वाला होगा वर्टिकल प्लेन। मेरे हिसाब से कहने की जरूरत नहीं, ये ऊपर वाला सरफेस जो है, ये नीचे वाला भी कह सकते हो। क्या ये होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन? बताओ बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बहुत प्रीशियस बातें हैं, ये सब बुक में नहीं मिलती। जल्दी से पहले इसमें लिख लो, फिर नीचे वाला भी लिखा देता हूं। समझे तो बताओ, नहीं समझे तो मैं रिपीट करूं। प्रोफाइल प्लेन भैया, आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो जो सामने वाली दीवार लिख रही, खड़े हो जाओ ना किसी दीवार के सामने, तो जो सामने की दीवार है वो वर्टिकल प्लेन, जो साइड की दीवार ये वाली इधर,
या इधर वाली, इनमें से कोई, बोथ आर सेम, क्योंकि एक प्लेन के पैरेलल जो दूसरा प्लेन होता है वो उसी नाम का होता है। जैसे एक्सिस, जो दो लाइन जो एक्सिस एक्स एक्सिस के पहले वो एक्स एक्सिस ही कहलाती है, वैसे जो प्लेन पैरेलल होते हैं उनके वही नाम दिया जाता है। जैसे ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे वाला भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और बीच में जितने ऐसे ऐसे होंगे सब हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होंगे। आई बात समझ में? अच्छा, यहां आ जाओ, ये भी लिख दो। और देखो मैं एक एग्जांपल से और यही समझा देता हूं। जैसे पूरा 3D में देख लो, आप यहां खड़े हो जहां से देख रहे हो, मतलब आपको जो दिख रहा है कैमरे से, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाता हूं, ऐसे। तो देखो ये एक्सेस हैं 3, एक्स, सॉरी, वाई, एक्स और जेड। तो देखो इसका नाम क्या क्या है, इसको हम बोल सकते हैं, पहले तो ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन है, क्लियर है। अब देखो ये आंखों के कहां दिख रहा है, इधर साइड में। इस प्लेन को बड़ा करो इन्फिनिटी तक, तो ये वाली दीवार बन जाता है ना, तो इसे हम बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन। और सोच के देखो ये वाला प्लेन बना है एक्स और वाई एक्सिस से मिलके, एक्स और वाई एक्सिस को मिला दो तो ये वाला प्लेन बन जाता है। तो इसका एक नाम और होगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सोच लो इसका एक नाम हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और ये वाला ऊपर वाला सरफेस बनाया है एक्स जेड से मिलके, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। और इस वाले को बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, या इसका एक और नाम होगा, किससे मिलके बना है, वाई जेड से मिलके बना है, क्योंकि वाई जेड को जब मिलाओगे तो ये वर्टिकल दीवार बनेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। और माय डियर यही क्लियर कर दूं, एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, मतलब सोचो नाम से ही परेशान कर देते हैं एग्जाम वाले। सोचो इस वाले प्लेन से कौन सी एक्सिस निकल रही है बाहर, z। सोचो इससे कौन सी एक्सिस निकलेगी बाहर, y। इससे कौन सी एक्सिस निकलेगी, x। तो किसी भी प्लेन से जो एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, जैसे इससे z परपेंडिकुलर है, तो इसी प्लेन का नाम xy प्लेन है, या इसी को बोलते हैं जेड फेस, जेड फेस, ऑल थ्री नाम। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक्स जेड प्लेन है, या इसी को बोलेंगे वाई फेस। ये वर्टिकल प्लेन है एक्स वाई, वाई जेड प्लेन है, और इसी को बोलेंगे एक्स फेस। फेस मतलब एक्स का मुंह, एक्स का चेहरा प्लेन बनाता है। अब बताओ भाई, अब बात समझ में आई? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता भाई, हिम्मत जवाब दे गई। नाम क्लियर होने चाहिए। आज की क्लास का रिवीजन बार बार करना है माय डियर, रिवाइज करोगे कभी नहीं फंसोगे। सो में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार क्लियरिटी आ गई जीवन भर नहीं भूलोगे आप, नोट करो। अरे बता तो दो, अब समझ में आ गया कि नहीं? और ये बना लो, सब लिख डालो।
देखो ये वाला प्लेन पैरेलल है ना, तो दोनों के नाम सेम होंगे। तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन है और ये एक्स वाई प्लेन है तो इसी को एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो आप सोच के देखिए, एक और दिखाता हूं, ये वाला प्लेन और ये ऊपर वाला प्लेन पैरेलल है ना, तो एक्स जेड प्लेन, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलेंगे क्योंकि ये अर्थ के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन भी बोलेंगे, और इससे देखो वाई एक्सिस निकली है तो इसे वाई फेस बोलेंगे। भाई ये नाम को बार बार रिवाइज करना, नहीं तो फिर आगे कुछ हवा नहीं लगेगी। आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, क्लास भाई 2 बजे तक ही चलेगी, इनफ मत कहो, बीच में नहीं रोक सकते। ठीक है, अब आ जाओ नॉर्मल लोड पे। नॉर्मल लोड किसे कहते हैं और शियर लोड किसे कहते हैं? तो नॉर्मल लोड ये है कि व्हेन line of action of load is parallel to longitudinal axis और polar axis। या और करके भी लिख सकते हैं इसी की डेफिनेशन को, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल प्लेन। मतलब अगर लोड की लाइन क्रॉस सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर है, या कह दो पोलर एक्सिस के पैरेलल है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसे नॉर्मल लोड बोलेंगे। और अब शियर लोड की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल देख लेते हैं। तो शियर लोड कब बोलेंगे कि व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, या और करके लिख सकते हैं व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज परपेंडिकुलर टू पोलर एक्सिस। पहले लिख लो फिर बताते हैं। अरे एक्स सी का मतलब है क्रॉस सेक्शनल, ये जो ऐसे लिख देता हूं इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल प्लेन। शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, कल बताया था। एरिया यार, एरिया, जैसे ये डस्टर है, इसका एरिया कहाँ दिखेगा? ये एरिया है, इसी को बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। और इससे जो प्लेन बनता है, ये पूरा प्लेन जो इसके पैरेलल होता है, ये साइड वाली दीवार वाला प्लेन या ये वाली साइड की दीवार का प्लेन, ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन है। एरिया वाला प्लेन, जिसे आप बचपन से एरिया कहते आए हो, उसे का पूरा नाम होता है क्रॉस सेक्शन। आया समझ में अंकित कुमार? भैया बहुत मतलब बेसिक बहुत कमजोर हैं आप लोगों के, रिवाइज करते रहना, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। जैसे देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल से। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो,
एग्जाम्पल लेता हूं, ये 3D में बनाए, ठीक है, ये है 3D। एग्जाम में कभी 3D नहीं बना होता, ये है 3D। एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं देता, एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा खेलता है आपके साथ, वो 2D में डायग्राम बनाता है। मतलब इसी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है लो भैया ऐसा बना के देगा आपको, ये बस। बोथ आर सेम, ये और ये सेम ही है, बस ये बना होता है 2D में। तो ये जो साइड में बना होता है, ये बना होता है इसका क्रॉस सेक्शन। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, वो तो ये मान के चलता है आप इतना 3D जानते हो, पर असली बात तो हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, आप सीखें। तो ये जो बना होता है, ये इसी को अलग से बना दिया जाता है। और छोड़ो, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कहता है इतना बड़ा ब्लॉक क्यों बनाए, ठीक है, 2D भी नहीं बनाता, एक लाइन बना देता है लो, और इस लाइन का मतलब होता है ये बना देता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना देता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना देता है। कहता है हम पूरा क्यों बनाए, केवल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना देता है और यहां बगल में एरिया बना देता है। तीनों सेम है, इसको कहते हैं लाइन व्यू। ऑल 3 आर सेम। इस फाइन का मतलब होता है ये आइडेंटिकल इसके या इसके। मतलब एग्जामिनर सोचो, ये 3D कभी नहीं देता, आपकी मदद कभी नहीं करता, वो हमेशा 2D बना देगा। कहता है इससे पहचानो, या कहता है इससे पहचानो, ठीक है ठीक है। जब भी इस तरह का डायग्राम बनाओ समझ जाओ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बनी है। इसमें नहीं बनी है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो हम बना लेते हैं, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो होती है जो CG से पास करे, लिखा चुका हूं, और क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर हो या लेंथ के पैरेलल हो। CG से पास करना जरूरी है।